हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त कहते हैं पाल और आज विल बी स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, चैप्टर फेडरलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट हाँ इजी चैप्टर है। कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें, है भी बट उसको थोड़ा डिफरेंशिएटेड वे में आज हम पढ़ेंगे, पॉइंटर्स की फॉर्म में, जैसे मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ। और ये सारे पॉइंटर्स नोट्स वगैरह में भी गिवन होते हैं मेरे। तो चलिए फिर आज के चैप्टर के साथ शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, फर्स्ट स्टार्ट ये होता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। हम अब समझेंगे क्या इसमें कि फेडरलिज्म क्या होता है, इंडिया में फेडरलिज्म क्या है, क्या टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है इंडिया में, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। ये सब कुछ चीजें आज हम समझेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में समझेंगे ये सारी चीजें। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद व्हाट इज फेडरलिज्म। Now, federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. मतलब सेंट्रल अथॉरिटी यानी एक सेंटर में गवर्नमेंट रहेगी जो पूरे देश को, मतलब पूरे देश को देखेगी, पूरे नेशन को। द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द होल नेशन, whereas there will be small constituent units, small constituent छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो मतलब कि उस पर्टिकुलर रीजन का ही ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके बात शेयर करूँ, चैप्टर 1 में से अगर आपने देखा हो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। और ये आपकी बताऊं, आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट एक इसका एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का, ठीक है। व्हाट डज फेडरलिज्म मीन। और इंडिया में भी सेम है, सेंटर पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है दिल्ली में जो होती है, जो पूरे गवर्नमेंट पूरे नेशन का ध्यान रखती है। वेयर स्टेट में भी गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, जब एक अथॉरिटी भी है आपके पास पूरी कंट्री को, और छोटे छोटे रीजनल गवर्नमेंट्स भी हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर को बोलते हैं फेडरलिज्म। अब the division of power is enshrined in the country's constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होते तब वो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे पता है कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, अ रूल बुक सॉर्ट ऑफ। तो वो रूल बुक में सब कुछ लिखा है अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म, मतलब कि व्हाट इज फेडरलिज्म इन द सेंस कि कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाएगी इंडिया में। अगर मैं बात करूं, बेल्जियम की अलग थी, श्रीलंका की अलग थी, यूएसए की अलग है, स्पेन की अलग है, सब चीज़ों की अलग अलग है। एंड इट टिपिकली इन्वॉल्व्स सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेनिंग सर्टन पावर्स, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है, while other powers are reserved for the regional governments। अब कुछ पावर्स रीजनल के हाथ में होती है, जो मतलब कि छोटी मोटी, जो मतलब कि सिग्निफिकेंट पावर तो ऐसे सेंट्रल के हाथ में होती है, ये भी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे। बट स्टेट के पास भी ऐसे पावर्स होते हैं जो रीजनल मैटर्स में काम आती है। फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि काफी 2 मार्कर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट और कंट्रास्ट बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। सो दिस पॉइंट बिकम्स इंपॉर्टेंट, these points under the unitary system। क्या होता है अंडर द यूनिटरी सिस्टम, इधर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, या एक ही होता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमने श्रीलंका में देखा। एक्चुअली यहाँ पे हम श्रीलंका की एग्जाम्पल दे सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ हमको कोई फेडरेशन नहीं मिली, हमको कोई पावर डिवीजन नहीं मिली, हमें सिर्फ मिला एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई इसके मतलब कि रीजनल होती है वो सबॉर्डिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरी अथॉरिटी लगा सकती है, उसके ऊपर मतलब कि कुछ भी कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है। बट फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। ये भी इसमें कोई प्रोविजंस होती हैं, अलग चीजें हैं, बट हाँ अगर आप क्लास 10th में, आपको बस यही पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, कोई फोर्सफुल नहीं कर सकती, पूरा एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू कर सकती है, बट हाँ फोर्सफुली नहीं कर सकती। और हाँ ये मैप मैं बताऊं आपको, इतना दिस मैप इज रियली इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड में इससे बहुत किया है कई स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमने अब ज़्यादा देखो डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते एनसीईआरटी, बट हाँ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमें देखनी पड़ेगा ना। ये मैप, ये लिस्ट बोलूँ या फिर मैप ऑफ फेडरल कंट्रीज है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल कंट्रीज जहाँ पे
है, एग्जिस्ट करती है पूरे वर्ल्ड में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, रशिया, इंडिया ये रहा, पाकिस्तान है, यूएई है, यहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलिया गिवन है, साउथ अफ्रीका गिवन है, ब्राज़ील गिवन है, अर्जेंटीना गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो ये सारी हमें कंट्रीज मतलब कि याद तो नहीं होनी चाहिए, बट हाँ ऐसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ऐसे था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैप दे रखा था, ठीक है। फिर वहां पे इन्होंने पूछा था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू, एमसीक्यू ट्रिकी आते हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेडरल कंट्री इन यूरोप। अब जिस स्टूडेंट ने whosoever would have seen this map, कुछ तो इरिटेन हो ही जाते। देखो अगर बार बार आप चीज़ों को देखते हो ना, याद हो जाती हैं, अनइंटेंशनली ही याद हो जाती है, सुनते हो या देखते हो अनइंटेंशनली याद हो जाती है। सो मतलब कि उस ऑप्शन में जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक जर्मनी गिवन था मेरे को, पाकिस्तान था, इंडिया था, रशिया था, इंडिया पाकिस्तान इंडिया रशिया नहीं था उसमें, शायद मतलब कि कुछ और यूरोपियन स्टेट्स का नाम था एक्चुअली, क्योंकि सारी वो यूरोप में थी, पाकिस्तान इंडिया नहीं था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हाँ, जैसे जर्मनी था, इंग्लैंड गिवन था मेरे को, और भी कंट्रीज थी जो बट फेडरल नहीं थी, तो वो सारी दे रखी थी। आंसर तो यहाँ पे जर्मनी था इसका, बट स्टूडेंट तो कंफ्यूज हुए ना कि जर्मनी, इसमें आपको मैप का भी पता होना चाहिए कि मैप आपने देखा है, तो नोटिस हो जाता है, एक बार आप बार बार इसको पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के परस्पेक्टिव से। हाँ, 1 मार्कर, 2 मार्कर में भी आ सकता है क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपको भी पूछ सकते हैं, तो वैसे भी आ सकता है। यहाँ पे यहाँ ये भी गिवन है, थोड़ा ये इस पे भी नज़र मार लेना, ये इंफॉर्मेशन के ऊपर। 25 of the world's 193 countries are federal political systems. Citizens make up 40% of the world population. ये आ सकता है assertion reason के लिए, assertion and reason होता है ना, statement assertion is true, reason is false sort of, वो questions के लिए ये information important है। ये आपके प्री बोर्ड में ऐसे ऐसे निकाल के डालते हैं ये questions, टीचर्स, एग्जामिनर्स फेवरेट questions होते हैं सारी चीज़ें उनके। अब now let us come to the features of federalism. So what are the main features? There are 6 main features also given on your NCERT, वहीं से हम पढ़ रहे हैं। So there are 2 or more levels tiers of government, 2 यानी for example मैंने आपको बात की थी about वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, अगर फर्स्ट चैप्टर की याद करें आप बात, उसमें क्या था, वर्टिकल में क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारे पास या यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, फिर नीचे आ रही थी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, फिर एक लोकल गवर्नमेंट थी हमारे पास। ठीक है, कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए ना यहाँ पे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल, इसमें वर्टिकल में कितने, यहाँ पे हमारे 1 2 3, या हम इंडिया की बात कर रहे थे रिस्पेक्टिवली, तो बस 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी देर आर 2 or more levels or tiers of government. So this is meant by level of government. ठीक है, now different tiers of government govern same citizens, but each tier has own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. मतलब इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं अगर करूँ, मैं सॉर्ट ऑफ कहीं भी रह रहा हूँ, मैं कहीं भी इंडिया में रह रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ, चलो पंजाब में रह रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे अब क्या है, मैं पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंडर भी आता हूँ, बट हाँ इंडियन गवर्नमेंट भी मेरे को गवर्न कर रही है, सेट ऑफ सिटीजन तो सेम ही है ना, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट भी आपको गवर्न कर रही है, बट हाँ अगर आप पंजाब एक स्टेट में रह रहे हो, पंजाब गवर्नमेंट आपको गवर्न कर रही है, तो ये सिटीजन्स तो सेम ही रहे ना, गवर्नमेंट ही चेंज हुई है, समझे, तो यही पॉइंट ये बात कर रहा है, और ये इंपॉर्टेंट भी थोड़ा बन जाता है, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट हाँ अगर कलेक्टिवली पूछेंगे तो ऐसे 5 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, 6 पॉइंट्स आपको ये लिस्ट करने होंगे, बट हाँ इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, बट हाँ अब सेम सिटीजन्स तो है, हम यहाँ तक हमने बात कर ली, बट ईच टायर हैज ओन जुरिस्डिक्शन, ओन जुरिस्डिक्शन मतलब मैटर्स जिसके ऊपर वो कंसर्न करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या पावर्स होती हैं इसकी,
ये सारा इस चैप्टर के बारे में इसमें ही है कि क्या पावर्स होती है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, कौन से पावर्स होती हैं, क्या होती हैं, वो सारा इसमें डिस्कस होगा। स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉज यहाँ पे बना सकते हैं वो स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर। टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं वो स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर। और कोई मतलब कि कोई पुलिस या सिविल वो किसके हाथ में आती है, आर्मी मिलिट्री किसके हाथ में आती है, वो भी इनका स्पेसिफिक डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। जुरिस्डिक्शन इनकी डिफाइंड होती है। Tiers of government are specified in the constitution, लिखा ना, jurisdiction और specific levels of the government और tiers are specified। इसको हम यहाँ पे अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो ये 3 lists की फॉर्म में स्पेसिफाइड होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, कि क्या अथॉरिटी रहनी चाहिए, क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या टैक्सेस हैं, क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आती है, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? अब हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि कैसे जो पावर्स होती हैं स्टेट की, उसको जो पार्लियामेंट है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है, वो चेंज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसी कुछ चीजें जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे, वो अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। उसको अमेंड करने के लिए कंसेंट चाहिए स्टेट्स का। स्टेट्स जितनी है हमारी आज कंट्रीज में, ठीक है, आज हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं उसकी हाफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स अगर उस पर अग्री करती हैं, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पास होता है ये बिल या फिर जो भी है अमेंडमेंट के, तभी उसको फंडामेंटल चेंज किया जा सकता है। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका मिसयूज नहीं कर सकती, उसको इकट्ठे से चेंज नहीं कर सकती। ऐसे कुछ बेसिक प्रोविजंस गिवन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको हम फंडामेंटल प्रोविजंस पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे पता होना चाहिए फंडामेंटल प्रोविजंस है। फंडामेंटल प्रोविजंस वैसे होते हैं फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे, ऐसे प्रोविजन जैसे फेडरलिज्म का ये पूरा ये चीज सिस्टम हो गया कि स्टेट को क्या पावर मिलेगी, सेंट्रल को क्या पावर मिलेगी, ये सारी चीजें भी स्टेट मतलब कि वो पूरी रिक्वायर्ड टू कंसेंट चाहिए होता है बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट का इसमें। तो ये सारे मैटर्स होते हैं जो फंडामेंटल प्रोविजन के अंदर आते हैं। द कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट्स के पास पावर होती है कि कैसे पावर मतलब कि इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल। अब डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कई बार क्लैश कर जाते हैं पावर्स में, तो फिर कोर्ट आता है बीच में, मतलब कि कोर्ट बीच में उसको डिस्प्यूट को सेटल कराता है कि क्या पावर्स आपकी हैं, क्या आपकी है, किस मैटर्स में आप एक्ट कर सकते हो, किस मैटर में वो एक्ट कर सकता है। जैसे दिया है द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। कोई डिस्प्यूट्स हो गया तो वो सारा कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट ही डिसाइड करेगा। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू important, very important, sources of revenue for each level of the government are clearly specified to ensure financial autonomy। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऐसे कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट हो गया ना तो उसका पूरी ऑटोनॉमी नहीं, फ्रीडम चली जाएगी एक्ट करने की, कुछ बनाने की, कुछ करने की। तो वो एक के अंदर सबऑर्डिनेट हो गया, जो यूनिटरी सिस्टम का मतलब यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर था, ना कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसलिए टैक्सेस वगैरह के अलग होते हैं, इनके टैक्सेस कलेक्ट कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, कोई कस्टम ड्यूटीज जैसे फॉर एग्जांपल होगी, या फिर कुछ भी और टैक्सेस हो गए, और भी कई चीज़ें होती हैं जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे वैसे तो ये सारी हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है आपको 5 मार्क का, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बहुत देखे हैं मैंने ऐसे क्वेश्चंस। अब हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात कर ली, बट अब है हमारे पास 2 टाइप्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर में क्या होता है? कमिंग टुगेदर यानी हम साथ आ रहे हैं, हम साथ आ रहे हैं। स्टेट्स, जो स्टेट्स है, स्टेट्स यानी छोटी छोटी यूनिट्स,
वो आते हैं साथ में, दे कम टुगेदर टू फॉर्म बिग यूनिट्स, बिग यानी एक पूरी कंट्री बना दी छोटी छोटी स्टेट्स ने मिलकर। यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोमिनेंट है यूएसए। हम बोलते नहीं यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब कि स्टेट्स जो है उसकी वो टुगेदर यूनाइट होके आई हैं अमेरिका बनाने के लिए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। ये होता है कमिंग टुगेदर। और हाँ, कमिंग टुगेदर में अब ये भी चीज होती है कि स्टेट्स को थोड़ी ज़्यादा पावर दी जाती है। यहाँ पे एक और पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि स्टेट्स हैव मोर पावर्स देन सेंट्रल अथॉरिटी। जनरली जनरली मोर पावर्स होते हैं अथॉरिटी या गवर्नमेंट। यहाँ पे आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने आपको, ये वैसे आपको मैं पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर करूंगा। क्लास तो यूट्यूब पे जाएगी ये, और साथ में ये पीपीटी आप विद एक्सप्लेनेशन ऐसे ही राइट अप मिलेगा आपको, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एमसीक्यूज में आ जाए, रिजर्वेशन रीजन में आ जाते हैं। अगर आपको 2 मार्क्स में डिफरेंशिएट करना भी आया विद एग्जाम्पल्स भी वो पूछ सकते हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज है हमारे पास? ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, यूएसए। इसका मैंने एक एक्रोनियम सॉर्ट ऑफ, एक्रोनियम बोल लो या फिर मेमोरी ट्रिक मेमोनिक बोल लो, एक है इसका। ठीक है, इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक मेमोनिक है यू एस ए, यानी यू से यूएसए ही हो गया, एस से हो गया जी स्विट्जरलैंड, ठीक है, एंड ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये है जी इसका मेमोनिक याद करने का। वैसे मैंने इसके ऊपर एक रील भी डाली थी, आपके साथ शेयर की थी, और कई मेमोनिक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाली थी, तो वो जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें सारे सिविक्स के भी, हिस्ट्री की भी मेमोनिक्स हैं गिवन है, जैसे इसका भी एक मेमोनिक गिवन है, वहाँ जाके आप चेक करें। होल्डिंग टुगेदर का भी। तो अब चलते हैं होल्डिंग टुगेदर पे। होल्डिंग टुगेदर पे क्या है? होल्डिंग टुगेदर जैसे कि इंडिया एक हमारी कंट्री तो पहले ही थी ना, हम इकट्ठे होके तो नहीं बने ना, कंट्री तो थी, उसको हमने स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। पहली बड़ी कंट्री थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग। जैसे बेल्जियम थी, बेल्जियम तो एक ही कंट्री थी ना, हमने फ्लेमिश और वेल्श वो रीजन को डिवाइड कर दिया और बन गई हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या स्टेट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर। ये बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस है ये दोनों फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया दिया, इंडिया है, बेल्जियम है हमारा, स्पेन है, बिस करके आप याद कर सकते हैं इनको। ठीक है, और भी मैंने इसका पूरा मेमोनिक्स शेयर किया है, आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी पूरी मेमोनिक्स की, वहाँ जाके आप चेक करिए, जो सारे मेमोनिक्स हैं सब कुछ है वहाँ पे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, जो कि है जी मेन फीचर्स विच मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब इसके कुछ फीचर्स हम याद करेंगे, याद तो नहीं करना चाहिए बट हाँ पढ़ेंगे, याद करना नहीं बोलना चाहिए, याद करने में वैसे ही स्ट्रेस आ जाता है, बट याद करना नहीं बोलेंगे, विल से विल रीड इट, विल अंडरस्टैंड दैम। अब फीचर्स पहले मैं इसके लिस्ट कर देता हूँ आपके लिए। नंबर 1 फीचर, डिविजन ऑफ पावर। डिविजन ऑफ पावर, you'll understand them one by one. I'm writing just the features. Division of power, 3-tier system, 3-tier system. Okay. Third is amendment in fundamental structure. फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर आप याद करें, अभी मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया था, फंडामेंटल प्रोविजन या फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक ही बात होती है। ठीक है,
तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ओके, फोर्थ पॉइंट है जी हमारा रोल ऑफ जुडिशरी। आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, फेडरलिज्म रोल ऑफ जुडिशरी कैसे हेल्प करता है। एक फीचर है, एक ऐसी बात नहीं कर रहा, एक फीचर है। एंड फिफ्थ इज सेपरेट सोर्सेज ऑफ इनकम। ये वैसे डिराइव्ड ही है वहां से भी, जो आपने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से किया, बट हल्का सा थोड़ा सा इंडियन टच यहाँ पे हमको डालना है, इंडिया की कुछ एग्जांपल्स लेनी है, तो वो हम इसमें समझेंगे, ठीक है। ये है जी अपने 5 पॉइंट्स जिनको हम इसमें समझेंगे। शुरू से शुरू करते हैं फिर, है ना। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है जी हमारा डिवीजन ऑफ पावर। नाउ डिवीजन ऑफ पावर इन द सेंस, कैसे डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर क्या, हमको पावर्स गिवन है 3 लिस्ट में, जो हम आगे भी समझेंगे। आप यहाँ पे बस आपको एग्जाम्पल याद करना है। 3 कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है हमको 3 लिस्ट, आई नेमली 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। ये 3 लिस्ट हमें गिवन है जो डिमार्केट करता है पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर को डिमार्केट करता है कि डिवीजन कैसे होगी, कौन सी पावर्स किस मैटर्स पे यूनियन गवर्नमेंट ले सकती है, किस मैटर्स पे स्टेट ले सकते हैं, किस मैटर पे दोनों ले सकते हैं। कंकरेंट का मतलब दोनों, दोनों ले सकते हैं। इसका भी प्रोविजन समझेंगे, दोनों में अगर बाई चांस यूनियन ने बना दी, स्टेट ने दोनों में ना, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, वो भी हम बात करेंगे अभी आगे। तो हाँ, तो दोनों कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस होंगी, ठीक है। यही आपको बस यही याद रखने की सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या पावर, यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल की पावर्स हैं, यूनियन मतलब सेंट्रल, ठीक है। यहाँ पे स्टेट तो अच्छे से गिवन नहीं अपने को, है ना, स्टेट लिखा ही है। कनकरेंट यानी बोथ, इस पे बोथ लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम यानी वही अपना वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी लिख सकते हैं। वो एक्चुअली पहले चैप्टर का है, हम लेकिन टर्म्स यूज कर भी सकते हैं इंटरचेंजली, कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे लिए। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का इसमें एग्जांपल ले सकते हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे आपकी आ जाती है एक स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, और एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये चीजें इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में डिमार्केट होगी अपनी चीजें। अब अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। फंडामेंटल स्ट्रक्चर इट कैन बी अमेंडेड, बट हाँ विद द रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, रैटिफिकेशन नहीं, अप्रूवल ऑफ द स्टेट्स। फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसमें अब क्या लिखना, इसमें कुछ नहीं, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, एक यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल में गवर्नमेंट है, वो ऑलवेज पावरफुल रहने की कोशिश करती है। तो उसको हम मतलब कि पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल ना दे कि ऐसे नहीं वो स्टेट्स को ख़त्म ही कर दे, रीजनल पावर्स को ही ख़त्म कर दे। कोई पॉलिटिकल पार्टी इधर उधर आ गई तो फिर वो ख़त्म कर देगी वैसे ही। तो इसलिए तो यूनिलैटरली, यूनिलैटरली यानी सिर्फ वो चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती इसको। यूनिलैटरली कैन नॉट बी चेंज्ड। इस इसमें अब फंडामेंटल स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें भी आपको मैं अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूं इसकी, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता क्या है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर में आती है स्टेट की पावर्स, ठीक है। इसमें आते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कुछ प्रोविजंस जो यूनियन गवर्नमेंट को
थोड़ा वीक बनाती है, वीक यानी उसके ऊपर चेक रखती है, चेक रखती है। उसको हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोलते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो आप अगर आप अपने क्लास 11th में अगर आप अपनी पॉल साइंस ऑप्ट करते हो, पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हो, तो आपको पता चलता है। बट हाँ, 10th क्लास में आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकती है, इसके यहाँ पे स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए आपको, स्टेट्स अप्रूवल चाहिए आपको, मतलब कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेजिस्लेटिव सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, जहाँ पे लॉज बनते हैं। आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 8th में 9th में भी, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सारा ही पढ़ा होगा। तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करना है, स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर को इकट्ठा चेंज नहीं कर सकते, स्टेट्स की पावर को चेंज नहीं कर सकते यूनिलैटरली, तो स्टेट्स का अप्रूवल अपने को चाहिए, जिसके हिसाब से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है। अब अगला आता है हमारा रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का मैंने आपको रोल पहले भी बताया था, सेम ही है, सेम एज, मैं बताऊं यहाँ पे, सेम एज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सेम ही है। यहाँ पे अगर बाय चांस कोई डिस्प्यूट आ जाता है बिटवीन द पावर्स, तो जुडिशरी आती है, इंटरवीन करती है और कहती है आप गलत हो, आप सही हो, जो भी है उसको डिस्प्यूट को सेटल करती है। साथ में बाय चांस कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो वो भी उसको करवाती है जुडिशरी, ठीक है। तो वो आपको मैंने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में भी समझा दिया है। अब हमारा 5th पॉइंट क्या है, सेपरेट सोर्सेज ऑफ इनकम। वो भी सेम है, सेपरेट सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी ये वाला टैक्स यहाँ पे जाएगा, ये वाला टैक्स यहाँ पे जाएगा, ताकि कोई भी एक दूसरे के ऊपर ना डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है, डिपेंडेंट ना रहे। सेपरेट सोर्स ऑफ इनकी अलग टैक्स हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटीज किसी और के अंडर आती है, स्टैम्प ड्यूटीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कोई टैक्स और है, जैसे अपना जीएसटी ही है, जीएसटी में भी दो चीज़ें होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। ये अब डिवाइड होती है, कई स्टेट के पास जाती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, कोई दूसरी स्टेट्स को दी जाती है, कोई लोकल गवर्नमेंट्स को दी जाती है। तो ये पूरा डिवीजन होता है पूल का। तो जहाँ की सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे तो ऑटोनॉमी रहेगी, ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम रहेगी अपने पास, ठीक है, ऑटोनॉमी रहेगी कि अपने को कोई डिसीजन लेना है तो अपने को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी और स्टेट के ऊपर, किसी कोई और लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अपने को डिपेंडेंट नहीं है कि अपने कुछ देश में, मतलब अपने कुछ रीजन में फॉर एग्जांपल एक रोड भी बनानी है, तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फंड्स, वी हैव आवर ओन फंड्स। दिस मेक्स द स्टेट गवर्नमेंट लिटिल इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थ्री लिस्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री लिस्ट्स। नंबर 1, थ्री लिस्ट पहले है कौन सी, पहले तो ये इस देख लो, है ना, वैसे मैंने बता दिया पिछले स्लाइड में आपको। थ्री लिस्ट आर रिस्पेक्टिवली यूनियन, स्टेट, concurrent, ओके जी। देयर आर थ्री लिस्ट, यूनियन, स्टेट, concurrent। अब हमने क्या करना है, अब इसको समझते हैं वन बाय वन। व्हाट इज यूनियन, चेंज द एक, यूनियन, यूनियन लिस्ट, व्हाट इज यूनियन लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जिसके ऊपर वो लॉज बना सकती है। और हाँ, बाय द वे, ये एक चीज़ कीप इन माइंड
कि एग्जाम में ऐसे GOVT नहीं लिखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ GOVT नहीं लिखना, वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट लिख के आना है, कई वहीं पे मार्क्स कट हो जाते हैं। भाई इतना अच्छा आंसर लिखो आप, GOVT लिखो मार्क्स कट हो जाए, तो वो चीज़ नहीं करनी। सो जो भी मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, पहले तो यहाँ एक और पॉइंट, नेशनल इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ मतलब कि क्या बोले मैटर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया हमारी कंट्री का, आर्मी होगी हमारी, मिलिट्री होगी, फॉरेन अफेयर्स हो गए हमारे, दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन होगा हमारा, क्या पॉलिसीज़ होंगी, फॉरेन अफेयर्स हो गए, या फिर जैसे कि करेंसी होगी हमारी, फॉरेन अफेयर्स हो गए, करेंसी होगी, करेंसी तो एक ही चलेगी ना पूरे इंडिया में। तो ऐसे ये मैटर्स होते हैं, और ये मैटर्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म लॉज चाहिए, एक ही तरह के लॉज चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि पूरी कंट्री को इफेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गई, या करेंसी होगी हमारी, ये पूरी कंट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज करें, ऐसे नहीं एक स्टेट में एंटर हुए दूसरे स्टेट में अलग करेंसी चल रही है, पंजाब की अलग करेंसी, हरियाणा की अलग करेंसी, ऐसे तो नहीं है ना, रुपी ही हमारी करेंसी है ना। तो इसलिए दैट इज वाई these subjects are included in the union list. Now second is the state list. Now what is in the state list? स्टेट लिस्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनियन तो चलो लिस्ट ही है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल लेते, तो इंटरचेंजेबली यूज होता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन मतलब कि को कुछ और दिया रहता तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड्स can be used interchangeably. So state list, state matters, state government के हाथ में है चीज़ें, ये लोकल लेवल पे चाहिए होती हैं, लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे कि पुलिस हो गया, डिफेंस अलग चीज़ है, पुलिस हो गया, डिफेंस में हमारी आर्मी आती है, हमारी नेवी आती है, एयरफोर्स आती है, ठीक है। पुलिस अलग चीज़ होगी, पुलिस हमेशा स्टेट का होता है, क्योंकि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ही पुलिस का पूरा दिया जाता है जिम्मेदारी। जैसे कि पुलिस होगी, कोई ट्रेड हो गया, कोई टैक्सेशन पॉलिसी होगी, ठीक है, या फिर कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड होगी पॉलिसी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। तो ये इसको स्टेट गवर्नमेंट्स ही यहाँ पे बना सकती हैं लॉ, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे भी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली वर्ड इज इम्पोर्टेंट, ओनली, ठीक है, ओनली लिखाना, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने मेंशन है, और ये है भी बात सही है। अब आते हैं हम जी कंकरेंट लिस्ट पर। इम्पॉर्टेंट थिंग वंस मोर, कंकरेंट में ना कंफ्यूज बहुत होते हैं कि कौन बनाता है इस पर लॉ। तो कंकरेंट में बनाते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट, पहले तो वर्ड का ही मतलब क्या होता है, ओवरलैप, मतलब कंकरेंट का मतलब ओवरलैप ही होता है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सेंटर के भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट के होंगे, इसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है, दोनों लॉज बना रही हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन कोट, एजुकेशन, जैसे कि अपना लाइक यू आर स्टडिंग फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी CBSE, दैट इज अ सेंट्रल बोर्ड मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कोई और भी बोर्ड्स हो सकते हैं, स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं हमारे, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली, कई होते हैं हमारे स्टेट बोर्ड जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं। तो वहाँ पे मोस्टली स्टेट बोर्ड्स होते हैं। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कई स्टेट्स जैसे कि यहाँ पे अपने आप जाओ थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाले रीजन में, वहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं।
तो उसके लिए रिलेटेड पॉलिसीज भी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर काम कर सकते हैं। बट हाँ, बाय चांस कन्फ्लिक्ट आता है कि दोनों ने किसी पे भी लॉ बना दिया, ठीक है, तो लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है, लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ चलेगा। अगर बाई चांस दोनों चीजों एक ही मैटर पे दोनों ने स्टेट और सेंट्रल ने बना रखे लॉ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ चलेगा। एजुकेशन में नहीं, एजुकेशन का लॉ नहीं है सच कोई, ठीक है, तो वो तो एज सच कुछ है नहीं, बट हाँ एजुकेशन के बोर्ड्स हैं वो अलग चीज है। अब जैसे कि यहाँ पे एक और चीज मेंशन है अपने पास, और ऊपर से यहाँ पे हमने जैसे समझा कि यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ये भी एक मेंशन कर सकते हो लिस्ट को। लिस्ट यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही होता है, पावर्स को आप यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इसको चेंज नहीं कर सकती, दोनों की रैटिफिकेशन आपको चाहिए रहेगी। और बाय चांस और कहीं ना यहाँ पे कंसेप्ट है रेजिडुअल पावर्स का, रेजिडुअल यानी जो पावर्स ना इसमें मेंशन है ना किसी में, तीनों लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। रेजिडुअल पावर्स के सारे हाथ में रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती हैं सारी ये रेजिडुअल पावर्स। जो भी फैसला होता है, जैसे कोई टेक्नोलॉजी एआई हो गया, वो तो मेंशन नहीं था ना, वो तो काफ़ी टाइम पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, अपना एआई कहीं मेंशन नहीं था, तो वो रेजिडुअल पावर्स के अंदर डाल दिया था। तो मतलब कि कुछ भी नई टेक्नोलॉजी कुछ भी नया इमर्ज हुआ तो वो रेजिडुअल पावर्स यानी यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके साथ आज की क्लास थी, मैंने इसका ये पार्ट 1 है, ये हाफ चैप्टर है इसका, अपने पास अपने टॉपिक्स पढ़े हैं। दीज आर सम टॉपिक्स, जैसे कि हमारे स्पेशल स्टेटस ऑफ सर्टेन स्टेट्स, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है, एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये हमारे टॉपिक्स पढ़े, ये हम कवर करेंगे अगली क्लास में। तो कोई डाउट हो कमेंट करिए मेरे को, ठीक है। टेलीग्राम का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी होगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे पीडीएफ ये नोट्स आपके वहीं पे शेयर होते हैं, ये जैसे नोट्स हैं मेरे, जैसे ये वाले नोट्स थे या फिर ये वाले ऐसे फ्लो चार्ट्स हैं, ये सारे वहाँ पे शेयर्ड हैं, और साथ में इसकी भी ये पीपीटी या पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर होगी आपके लिए, ताकि आप वहाँ पे कुछ भी अपना रिवाइज करो और इसको देख के अभी आप अपना रिविजन कर सकते हो, ठीक है। सॉर्ट ऑफ शॉर्ट नोट्स हो गए आपके लिए। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, लाइक कर देना, शेयर करो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं एसएसटी में। तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।